जरा ये वीडियो देखिएगा। और फिर जो रियलिटी बताता है उसके खिलाफ कैसा प्रोपेगेंडा करते हैं ये लोग, बेशर्मी के साथ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरी वीडियोस काटते हैं और मुझे जोड़ रहे हैं कि मैं जनाब ट्रंप के बयानियों को लेकर चल रहा हूं। मैं लानत भेजता हूं जी ट्रंप के ऊपर भी और उसके नजायज बच्चे इसराइल के ऊपर भी लानत भेजता हूं। मैंने क्यों उन्हें सपोर्ट करना है? मैंने तो एज ए लास्ट रिजल्ट ये ऑप्शन पेश किया था कि अगर मुसलमान मुल्क लड़ने के काबिल नहीं है ना, जो नजर भी आ रहा है, तो एज ए लास्ट रिजल्ट इस्लामन इस्लामिक मुल्क है, मुआखात करें जो रसूलुल्लाह ने की थी। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ बिल्लाह को बुज़दिली दिखाई थी जो मुहाजिर बुलवा लिए थे मदीना शरीफ? ठीक है, तो हिजरत करना कोई बुरी चीज नहीं है। एज ए लास्ट रिजल्ट इस वक्त जरूरत है, क्योंकि वो तो मार देंगे उनको। 80 लाख के करीब मुसलमान है। हाँ, जो मुजाहिदीन है जिनके पास हुनर है, लड़ना चाहते हैं, वो बेशक उधर रहे, लेकिन वो तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। लेकिन बच्चों को, औरतों को तो ढालना ना बनाया जाए, इनको तो ह्यूमन शील्ड के तौर पे यूज ना किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। ये जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, जो एक मुसलसल इनका एक तरीक़ाकार है कि पहले माउथ डायरिया पे कंट्रोल ना करो और उसके बाद साफ मुकर जाओ कि मैंने ये तो नहीं कहा था, या मेरी बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी गई है। इस दजाले मुसलसल से आदमी पूछे कि तुम्हारी वो वीडियो तुम्हारे ये शाहिदन बिलाल चैनल पे वहीं से ली गई थी, तुमने खुद लगाई हुई थी, किसी ने काटी हुई नहीं है बीच में। तो गुडनेस सही है, कोई इंसान के अंदर एक होता है ना, कोई इंसान उसके अंदर कोई एक खानदानीपन होता है, उसके अंदर कोई एक मिनिमम डिसेंसी का स्टैंडर्ड होता है। तो साफ झूठ बोल देना, लिटरली बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो नोबेल वाले तो होते हैं, अगर वो गड़बड़ हो जाए, कोई वो फ्रॉड करे तो 1 मिनट में नोबेल वापस ले लेते हैं। जब किसी ने बताया, मैंने भी बताया कि कभी उन्होंने तारीफ में लिया नहीं, नहीं मैंने ये नहीं कहा था कि वो वापस ले लेते हैं। तो जब शर्म ना रहे इंसान के दिल में तो फिर वो कुछ भी कह दे, दैट्स फाइन। अब ये पूरी वीडियो आप जाके देखें कि मौसूफ ने उसमें से जो बातें कही हैं, जो मैंने उसमें कहा, वो क्या कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप निकला हुआ था, या वो बातें। हाँ, बाज़ औक़ात होता है कि इंसान एक बात करता है फिर उसकी एलेब्रेशन में चला जाता है, तो वो हिस्सा इंसान काटता है कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो अपनी जगह पे रहे, जो गैर ज़रूरी बात है बीच में से वो निकल जाए। वो वीडियो चला के देख लें, उसमें क्या यही बात नहीं हुई है? अलबत्ता ये जो फरमा रहे हैं आगे, और ये भी एक अजीबो गरीब एक नफाक का क्या कोई मंजिल होगी कि जनाब रसूलुल्लाह मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के पीछे छुप के अपने झूठ को जस्टिफाई किया। यार, को खुदा का खौफ होना चाहिए। जनाब रसूलुल्लाह मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर हिजरत की तो वहाँ पे जाके एक सिस्टम डेवलप किया और उसके बाद मक्का फतह किया। आप जनाब ये फरमा रहे हैं कि निकलो वहाँ से ख़त्म, एंड ऑफ स्टोरी। ये कहाँ की ईंट, कहाँ का रोड़ा कोई है? फिर वही बात कि इंसान के अंदर कोई मिनिमम डिसेंसी का स्टैंडर्ड होता है, उसको कम से कम अपने घर वालों के साथ आंख मिलाते हुए थोड़ा सा उसको होना चाहिए कि मैं खुद को स्कॉलर कहता हूँ, तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा कि जो स्कॉलरली बिहेवियर के साथ अकॉर्ड करता हो। अब आते हैं इस बात पे कि मौसूफ ने कहा क्या था। उस पूरे वीडियो में जनाब ये फरमा रहे थे कि जनाब टू स्टेट जो एक फॉर्मूला जो है वो तो पहले थी, अब तो हम उससे भी गए हैं। यहाँ कह रहे हैं मैंने ये कहा था औरतों बच्चों को निकाल दो, जो मुजाहिदीन हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं, जो मुज़ाहमतकार हैं, वो अपना काम जारी रखें। अगेन कोई इंसान के अंदर कोई डिसेंसी होती है, कोई ख़ानदानीपन होता है। वहाँ पे साफ साफ ये आदमी कह रहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन वाला मामला भी हाथ से गया। खुद सुनिए आप। मुझसे पूछा जाए, पहले तो मैं इस हक में था कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो, लेकिन अब तो 2 स्टेट सोल्यूशन वाले मामले से भी हम गए। और यहाँ कह रहा है कि नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि औरतों बच्चों वाला मामला है, और औरतों बच्चों वाला मामला जो है ना, ये भी बड़ी अहम बात है। ये कहता है कि नहीं, मैं लानत भेजता हूँ ट्रंप पे और ये करता हूँ वो करता हूँ। हम भी ये कहते हैं, हम भी लानत भेजते हैं ट्रंप पे, और ये कि जो उसके बयानिए को कैरी ऑन करते हैं उन पे भी। इस आदमी ने एंड में भी वही हरकत की है। उस क्लिप के पता नहीं एंड में आपको वो सुना या नहीं सुना, मैं आपको दोबारा सुना देता हूँ और फिर देखते हैं ये बयानिया किसका है। लेकिन बच्चों को, औरतों को तो ढालना ना बनाया जाए, इनको तो ह्यूमन शील्ड के तौर पे यूज ना किया जाए। अब किस पे लानत बनती है? ये नेतन्याहू का बयानिया है, ये ट्रंप का बयानिया है कि जो फ़लस्तीनी मज़ाहमतकार हैं वो औरतों और बच्चों को ह्यूमन शील्ड्स बना के पेश करते हैं। जब मैं कहता हूं कि ये उन्हीं की ज़ुबान बोलता है, ये वही RCM है, और देख लें कि अल्लाह ताला ने जब किसी को जलील करना होता है तो वो कैसे करता है। जो वीडियो इसने अपने दिफा में बनाई है उसमें से फिर वही जिसे कहते हैं फ्रॉइडियन स्लिप, अल्लाह ताला ने इसके मुंह से निकाल दिया कि जो कुछ इसके तहत तो शऊर में था वो इसके ज़ुबान पे फिर आ गया। ह्यूमन शील्ड्स, ये किसका नजर? ये सहूनियों का, ज़ायनिस्ट का, जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, ये उनका बयानिया है। फिर कहता है कि मैं उन पे लानत भेजता हूं। फिर नहीं, फिर कहो कि मैं उन पे लानत भेजता हूं, प्लस उस बयानिए को कैरी फॉरवर्ड करने वालों पे भी मैं लानत भेजता हूं। हम भी कहते हैं आमीन। आगे बढ़ते हैं। और यहां मैं देख रहा हूं एक बंदे ने जनाब वो वीडियो बनाई हुई है कि अगर पाकिस्तान और इसराइल की जंग हो जाए तो कौन सा मुल्क जीतेगा। और भाई, पाकिस्तान और इसराइल की अगर जंग हो ना, और दुनिया में और कोई दूसरा मुल्क ना हो जो इसराइल को सपोर्ट करे, फिर तो पाकिस्तान जीत जाएगा। लेकिन इन बेवकूफों को कौन समझाए कि इसराइल अकेला मुल्क नहीं है।
50 के करीब नेटो के ममालिक उसमें शामिल हैं। इस बेवकूफ़ को कौन समझाए कि नेटो में 50 के करीब ममालिक नहीं हैं, 32 ममालिक हैं। जो 18 ममालिक इसने अपनी तरफ से शामिल किए हुए हैं, जो कि हैं नहीं लेकिन इसने शामिल कर दिए हैं, उनमें से एक इसराइल भी है। यानी कि इसराइल नेटो का हिस्सा नहीं है, ये इंजीनियर है। पता नहीं ये क्या ज़िंदगी में तनख्वाह किस चीज़ की लेता रहा है, पता नहीं इस आदमी का क्या कोई जहन है कि इंसान में अगेन एक बेसिक उसके अंदर होती है ना, डिसेंसी, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि मैं पब्लिक में एक बात कहने लगा हूँ, मैं उसको वेरीफाई कर लूँ, अगर मुंह से गलत निकली गई है तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लूँ। नेवर। ये तो कोई मतलब छोड़ ही देना आप उस बात को। नेटो का कोई ताल्लुक इसराइल से है ही नहीं, और मौसूफ आगे जाके ये भी फरमा रहे थे कि तुर्की जो है वो पाकिस्तान से लड़ेगा इसलिए कोई नेटो का हिस्सा है, और तुर्की और इसराइल की आपस की जंग जो है वो पकना शुरू हुई है। दोनों ही शाम में अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि तुर्की और इसराइल की आपस में कोई लिमिटेड जंग हो जाए। और नेटो के जो अपना जो उनका एक तरीकाकार है वो ये है कि अगर किसी नेटो कंट्री पे अटैक होगा तो कोई दूसरा मुल्क उसके साथ आएगा। ये नॉन नेटो 1987 में इसको नॉन जो उनका एक स्टेटस होता है कि जो नॉन मेंबर है उसके लिए कुछ ना कुछ किया जाता है, लेकिन उससे काम लिया जाता है, आमतौर पे किया नहीं जाता है। वो पाकिस्तान भी है बाय द वे, जितना कुछ इसराइल है इतना पाकिस्तान भी, उसी के पाकिस्तान के पास भी वही स्टेटस है। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान की कल किसी और जगह पे जंग हो जाए तो नेटो पाकिस्तान के लिए जंग करेगा आके? यार मैं इस आदमी से तो कोई तवक्को नहीं है, लेकिन ये जो साथ जो इसके हैं ना हम नवाश या गिर्द जो भी हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि इस आदमी को पब्लिक एम्बेरसमेंट से बचाएं। आप लोगों को बाद में जिसे कहते हैं ना कि जो किंग्स हैंड आप बने हुए हैं कि द किंग डेफिकेट्स एंड हैंड हैज़ टू क्लीन, आप लोगों की ज़िंदगी वहाँ पे स्टक हुई है, तो इसको बताएं कि कुछ ना कुछ अपने पल्ले भी छोड़ा करो, हमारे पल्ले भी छोड़ा करो। इसने इसराइल को भी उठा के नेटो में डाल दिया है। कभी forget it. Move on, shall we? अब जो बातें इनको हम रियलिटी के तौर पे बताते हैं, ये कहते हैं जी बुजदिली है, तो जाओ ना यार, जाते क्यों नहीं हो? ठीक है, कोई भी नहीं इनमें से जा रहा। जब तुमने भी व्लॉग बनाने हैं और मैंने भी यूट्यूब के ऊपर रियलिस्टिक पिक्चर लोगों के सामने रखनी है, तो तुम में और मेरे में फर्क क्या रह गया? बड़ा ही अहम सवाल है कि मुझ में और तुम में फर्क क्या रह गया। मुझ में और तुम में फर्क ये रह गया कि मैं कम से कम लोगों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक बताता हूं कि तुम पे ये ओब्लिगेटरी है कि अपने हुक्मरानों को तुम जिस कदर प्रेशर कर सकते हो उन पे डाल सकते हो, डालो कि वो करें। जो फतवा आया हुआ है वो हुकूमतों पे आया हुआ है, ये करते हैं। इसको कहा जाता है स्ट्रोमैन। ये एक फैलसी है। ये जितने भी सेकुलर्स हैं उनके फ्रंट मैन, इन सब का एक मुश्तरका हथियार है कि जज्बाती ये एक वाइब फेंक दो, लोग उसको पकड़ लेंगे। वो क्या है, तुम क्यों नहीं जाते, तुम कैसे जा सकते हो, व्हाट डू यू थिंक, मतलब मैं कैसे जा सकता हूँ, क्या मुझे किसी मुल्क की तरफ से इजाज़त है, क्या मुझ पे फतवा है कि तुम्हारा अब जाना बनता है। जो फतवा है वो हुकूमतों पे है कि उन्होंने करना है। आगे हुकूमतें इनेबल कर सकती हैं, वो लोगों को ले सकती हैं, वॉलंटियर्स के तौर पे ले सकती हैं, या अपनी जो उनकी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड आर्मीज़ हैं, फौजें हैं, उनको भेज सकती हैं। जो फ़ज़ाइया है, बहरिया है, उसको भेज सकती हैं। वो सारे मुसलमान मुल्कों के लिए है कि आपने ये काम करना है। लेकिन ये जान छुड़ाने के लिए पतली गली से निकलते हैं, कहते हैं तुम क्यों नहीं जाते। अब मुझे बताओ कि यार तुम तो फतवे को नहीं मानते, फतवा तो आया हुआ है सारी हुकूमतों पे, तुम तो हमेशा अपनी दुकान खोली हुई होती है, तुम क्यों नहीं चले जाते फिर? बताओ। यार मैं जो रियलिस्टिक पिक्चर दिखाता हूँ, क्या रियलिस्टिक पिक्चर दिखाते हो कि ये ह्यूमन शील्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे औरतों बच्चों को? ये रियलिस्टिक पिक्चर दिखा रहे हो कि 2 स्टेट्स जो है उसको छोड़ दो। पता भी है 2 स्टेट को छोड़ने का क्या मतलब है। हम तो 2 स्टेट के वैसे ही हक में नहीं हैं, हम तो 1 स्टेट के हक में हैं। लेकिन अगर 2 स्टेट वाली भी बात है ना, तो 2 स्टेट और 1 स्टेट में कम से कम कॉमन बात यह है कि जो अल-कुद्स है वो कम से कम, जो मस्जिद अक्सा है वो कम से कम हमारे पास रहती है, मुसलमानों के पास रहती है। ये इस बड़े दर्जे का, मैं इसको दोबारा वो लफ्ज़ नहीं कहना चाहता लेकिन पहुंच इसको गई होगी, ये वो इंसान है कि ये कह रहा है कि तुम मस्जिद अक्सा का क्लेम छोड़ दो, यानी कि 2 स्टेट सोल्यूशन को भी तुम। और आप यहाँ कह रहे हैं नहीं, मैंने तो ये बात कही थी कि जो लड़ने वाले हैं वो लड़े, बाकी चले जाएं। कोई शर्म, गैरत के नाम, डिसेंसी, सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत नफ्स, आई मीन ये सारे के सारे इसके लिए फॉरेन कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं उस हिस्से की तरफ जो इस आदमी ने सबसे बड़ा अपना एटम बम रखा हुआ है और आगे पीछे लोगों को कहता है, इन्फॉर्मेशन वगैरह जाती है, पता चल जाती है कहाँ कहाँ से आती है, बड़े कोऑर्डिनेटेड किस्म के इनके ख्याल में, जिसको ये अटैक समझते हैं अनोखे लाडले। वो जो इसका बड़ा एटम बम है, आज वो भी डिस्कस करते हैं। देखें, इधर एक मोटिवेशनल स्पीकर था, उसने मौलवियों का फ्रंट मैन, उसने मासूम सी शक्ल बना के कहा कि मेरा तो दिल करता है मैं आज जाके फलस्तीन शहीद हो जाऊं, लेकिन पाकिस्तान के पासपोर्ट पे कोई इसराइल जा नहीं सकता। तो मैं आपसे आपको गवाह बनाना चाहता हूं कि आप रसूलुल्लाह से ये हमारी शिकायत न कीजिएगा कि हमने फ़लस्तीनियों को छोड़ दिया था, हम मजबूर हैं कि हम जा नहीं सकते।
हमारी हुकूमत अगर फॉर्मल आर्मी नहीं भेज सकती ना, हमें अलाउ कर देती है, हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई? अर्जुल जहाद है, ईमान है हमारा, अंबिया की धरती है। कुछ दिनों बाद अल्लाह ताला ने उसे नंगा कर दिया, उसका नीदरलैंड का पासपोर्ट निकल आया अपना, उसके पास नेशनैलिटी की नीदरलैंड की, यानी कि हॉलैंड, पुराना नाम नीदरलैंड, जो यूरोपियन यूनियन में है। तो यूरोपियन यूनियन के मुल्क का जिसके पास नेशनैलिटी या पासपोर्ट हो, वो तो भाई आज इसराइल जा सकता है। तो अब क्या उनके मानने वालों का काम नहीं है कि उनसे पूछें कि भाई जाओ ना इसराइल, क्यों नहीं जा रहे हो? मेरा चंदा, कभी तुम हिम्मत करो ना, आमने सामने आके मुझसे पूछो तो मैं तुम्हें जवाब दूं। वो खैर तुमने काम करना ही नहीं है, उसके लिए एक डीएनए चाहिए होता है हिम्मत वाला। मैं गाली नहीं दे रहा, मैं एक जो इंटेलेक्चुअल डीएनए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अब पूछा है तो मैं बताता हूँ। पहली बात है, अपनी ये गलतफहमी दूर कर लो कि मैंने पहले क्या कहा था और बाद में क्या कहा था, बल्कि यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि मेरा वो तुम जुमला दिखा दो ना जिसमें ये मैंने कहा हो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तो हम वहाँ जा नहीं सकते। कोई गैरत नाम की चीज़ नहीं है ना। को पता है कि कल मैंने झूठ बोल देना है कि नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरी बात को लिया, हालांकि तुमने स्पेसिफिकली ये बात कही है कि मैंने ये कहा है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हम वहाँ पे जा नहीं सकते। कहाँ है मेरा वो जुमला जिसमें मैंने ये कहा हो कि मैं मजबूर हूँ कि मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वहाँ नहीं जा सकता? ये जो गुफ्तगू इसने बीच में से निकाली है, इसे कहते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये मैं एक फ़लस्तीनी भाई की बात बता रहा हूँ कि मेरी वहाँ पे बात हुई और मैंने उन्हें बताया कि हमारी शिकायत न लगाना, हम मजबूर हैं, हम वहाँ पे नहीं जा सकते इसलिए कि हमें इजाज़त नहीं है। और वाकई नहीं है। आप कोई पाकिस्तानी आदमी नहीं जा सकता। आप कोशिश करके देख लें, सेनेटर मुश्ताक साहब ने कोशिश करके देख ली, गज़ा के बॉर्डर पे कोई 30-35 किलोमीटर तक वहाँ पे उनको जाने दिया गया, उसके बाद आगे उनको भी इजाज़त नहीं मिली है। जो काम हुकूमतों के करने वाले हैं वो हुकूमतों के करने हैं। इट डजंट मैटर कि आपके पास क्या नेशनैलिटी है, आप नहीं जा सकते। रही बात मेरी नेदरलैंड्स की नेशनैलिटी की, तो क्या उसकी बेस पे मैं इसराइल जा सकता हूँ? जी बिल्कुल मैं जा सकता हूँ। करूँगा क्या मैं वहाँ पे? क्या करूँगा मैं इसराइल जाके? कॉमन सेंस होता है ना बंदे में, बंदा इस्तेमाल करता है कि अगर जो फतवा है वो मुल्कों पे है, जो हम बात कह रहे हैं हमेशा से कि मुल्कों को ये काम करना चाहिए, ये जो KFC की तोड़ फोड़ है ये नहीं होना चाहिए, जो हाँ ठीक है एहतजाज करे, बाकी सारी अपनी जगह पे बातें ठीक हैं, आम आवाम के लिए बायकॉट है वो करें, ये तो बायकॉट के भी हक में नहीं है ना, ये तो उसके भी हक में नहीं है। मैं इसराइल चला, ओ भाई मुझ पे ये फतवा नहीं है कि मैं इसराइल जाके मैं कोई ऐसा काम करूंगा, वो दहशतगर्दी में आएगा। जहाद एक मुकद्दस फरीजा है, दहशतगर्दी एक जुर्म है। ये जो आदमी खुद को इस्लामिक स्कॉलर कहता हो, कम से कम उसमें इतनी अकल होनी चाहिए, इतना नॉलेज उसके पास होना चाहिए कि वो इस दोनों के अंदर वो एक फ़र्क पैदा कर सके। हाँ ये बात दुरुस्त है कि अगर हमारी हुकूमतें, इस्लामी हुकूमतें अगर हमें इजाज़त देती हैं तो हम बिल्कुल जाएंगे, लेकिन ये अपनी तरफ से झूठ मत बोलो कि मैंने ये कहा है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हम वहाँ जा नहीं सकते। और साथ ये भी चीज़ जहन में रख लो कि मेरा चंदा, मैं 2018 से पाकिस्तान में मेरा आना जाना है, बिजनेस वगैरह कर रहा हूँ। यहाँ सबको पता है कि मेरी नेशनैलिटी, मेरी ड्यूल नेशनैलिटी है, पाकिस्तान की भी है और ओवरसीज़ की भी है। ये तुम्हारे पास कोई अचानक खबर आई हुई होगी कि उसके कुछ अरसे के बाद ये बात सामने आ गई। मैं जब इन टॉपिक से बात नहीं करता था तब से लोगों को पता है कि मेरी नेशनैलिटी ड्यूल है। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ, ये कौन सा तुमने ऐसा एक पहाड़ वो अपना वो कर लिया। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगली बात है 1 मिनट के लिए कि तुम तो इन चीज़ों को नहीं मानते हो, ठीक? और तुम्हें चूंकि फतवे का नहीं पता, तुम तो वो इंसान हो ना जिसने एक्सप्रेसली कादियानियों की लड़की से भी शादी जायज़ करार दी हुई है, तुमने उनके अज़ाए वज़ू का भी फतवा दिया हुआ है। तुम तो वो इंसान हो जिसने, जो ये अपने इस्माइली हैं, उनकी लड़की से भी शादी जायज़ करार दी हुई है। तो तुम्हें फतवे से लेना देना कुछ नहीं है। यू डोंट इवन नो कि फतवा कैसे काम करता है। फतवा रिस्ट्रिक्ट करता है हुकूमतों को कि आप ये काम करें। आगे हुकूमत डेलीगेट कर सकती है अपने शहरी को, जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि हम तक वो डेलीगेट नहीं होता। How stupid does one have to be to understand this simple thing? जैसे छोटे बच्चे से पता कर लो, उसको भी पता चल जाएगी। ये बहुत बड़ा इसने बॉम्ब रखा हुआ है कि तुम क्यों नहीं जाते? ओ भाई इसलिए कि फतवा हुकूमत पे है, मुझ पे नहीं। तुम क्यों नहीं जा रहे? तुम क्यों कहते हो कि हुकूमत कुछ करे? तुम क्यों कुछ कहते हो कि हुकूमतें मुवाखात करें? ज़ाती तौर पे तुम क्यों नहीं करते? यही तुम्हारा जवाब होगा, जी मैं ज़ाती तौर पे क्या कर सकता हूँ। ये जवाब एक्चुअली ठीक है, लेकिन कॉमन सेंस यूज़ करो तो ये सब का यही जवाब है। अनबिलीवेबल। इस चीज़ पे भी टाइम ज़ाया करना पड़ता है, इस आदमी पे भी। खैर अगली बात मज़े की है, उस पे चलते हैं। और एंड रिजल्ट यह है कि इन मौलवियों की भी मीम्स बन रही हैं, इन मोटिवेशनल स्पीकर्स की भी मीम्स बन रही हैं, इन मौलवियों के फ्रंट मैनों की भी मीम्स बन रही हैं, इन मुफ्तियों की भी मीम्स बन रही हैं, अपनी गलत हरकतों की वजह से। मेरी कभी ख्वाहिश नहीं थी कि ऐसा होता, लेकिन अब मुझे भी लगता है कि जो लोग मीम्स बना रहे हैं, वाकई इन लोगों को इल्मी बात समझ नहीं आती है। इनका इलाज मीम्स ही है। लो सामो, देसी फनकार, ओल्ड्स आर नथिंग, ये सारे वो चैनल्स हैं हमारे स्टूडेंट्स के जो इनको बड़ा अच्छा जवाब दे रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे स्ट्रक्चर ये है कि ये समझता है खुद को कि मैं चौधरी हूँ
اور وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو معاف کیجیے گا بچوں میرے، ان کو یہ مراسی کی طرح یہ ٹریٹ کرتا ہے. یہ بڑا پرانا ایک گاؤں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو چھوٹوں کو مراسیوں کو آگے کر کے کہ تم فلاں کو یہ جگت کر دو، فلاں کو یہ جگت کر دو. ان بچوں کو یہ سمجھ نہیں ہے. میں ان کو نہیں کہتا، بخدا وہ میرے بھائی ہیں، ان سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ اس کی عادت ہے لوگوں کو گالی دلوانا، مجھے بھی دلوا چکا ہے ان سے، بدتمیزی کرانا. کیونکہ یہ جب دیکھیں جب خاندانی پن کی کمی ہوتی ہے نا تو انسان یہ کرتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ خود سامنا کرے وہ کسی اور کو آگے کر دیتا ہے کہ فلاں سے میں نے فلاں کو گالی دلوا دی ہے، فلاں سے میں نے بدتمیزی کرا دی ہے. اسے کیا ہوتا ہے، انسان سو جاتا ہے سکون سے کہ چلو یار میں کسی کا سامنا کرنے کے لائق تو نہیں ہوں لیکن میں نے آگے پیچھے ایک ہجوم رکھا ہوا ہے. اور ان بچوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ جس آدمی کے لیے وہ اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں وہ خالد مسعود صاحب کے مطابق وہ ایسا آدمی ہے جو سمجھایا نہیں جا سکتا، صرف دکھایا جا سکتا ہے. اور یہ اس کے لیے یہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. خیر اگر بات بری لگی انجینئر صاحب تو آپ ہی کی طرف سے جواب ہے. جب آپ اتنی بڑی بڑی چھوڑیں گے جو آپ سے سنبھالی نہ جائے تو پھر آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوگا.